subscribers and my dear followers, today I am explaining the genetics Greger-John Mendel law, which are very important for the board examination, even in class 10th board examination and class 12th examination. Okay, so genetics, what is the meaning of genetics? Gene plus etics. जो genetics है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, जीन प्लस इटिक्स. तो जीन जो होते हैं ना, इटिक्स मीन्स होती है टेक्निक. द टेक्निक विच आर कंसर्न विद जीन इज नोन एज जेनेटिक्स. ओके, तो जेनेटिक्स की जो डेफिनेशन है वो है स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन. स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स. So what is heredity? Heredity means transfer of parental character into offspring is known as heredity, and variation means the unique character which is developed by an individual, and this individual became different in its species due to containing a variant character is known as variation. यानी वो एक ऐसा व्यक्ति जिसमें कोई एक यूनिक कैरेक्टर हो जिसकी वजह से वो अपनी स्पीसीज में यूनिक आइडेंटिफाइड हो, उसे वेरिएशन कहते हैं. जैसे जनरली वी हैव 4 fingers and 1 thumb. Suppose if one person has 2 thumbs, then it's an example of variation. So study of heredity and variation collectively known as genetics. तो जेनेटिक्स की शुरुआत होती है ग्रीगर जॉन मेंडल से. ग्रीगर जॉन मेंडल, देखिए ग्रीगर जॉन मेंडल एक मैथमेटिशियन थे जो ऑस्ट्रिया, एक छोटी सी कंट्री है, वहां पर 1864 में उन्होंने एक चर्च में एज ए फादर ज्वाइन किया. ये चर्च है ऑस्ट्रिया का. तो जो फादर थे उन्हें पेड़ पौधों का बहुत शौक था, तो इसके लिए उन्होंने पाइसम सेटिवम नाम का वहां पर मिलने वाला एक मटर का पौधा लिया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए. तो पाइसम सेटिवम जो है इसे गार्डन पी कहते हैं, ये साइंटिफिकली नेम है. तो उन्होंने चर्च के रास्ते पर पाइसम सेटिवम के पौधे लगा दिए जिससे चर्च का रास्ते में ग्रीनरी हो जाए और वो चर्च का रास्ता अच्छा हो जाए. तो अब इसके बाद ही एक्सपेरिमेंटेड ऑन द गार्डन पी प्लांट एंड मेड ए प्रैक्टिकल फाइल दैट हिज टाइटल वाज मेथड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. तो देखें, मेथड्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के नाम से उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए वो उन्होंने यहाँ पर टाइटल बना दिया. टाइटल बन गया मेथड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. उस समय ब्रून के अंदर ऑस्ट्रिया में एक जगह थी ब्रून, जिसमें ये चर्च था. ब्रून में एक नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून एक जर्नल छपती थी, साइंटिफिक पत्रिका, उसमें उन्होंने मेथड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को छपवा दिया. नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून में उन्होंने अपने मेथड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन टाइटल को छपवा दिया. अब 1884 में इनकी तबीयत खराब हो जाने की वजह से ही गॉट डाइड इन 1884. इनकी डेथ के 16 साल बाद, आफ्टर द 16 years of his death, 3 scientists, Charles Cannon, Hugo D. Willis, and Treasure Mark rediscovered the method of hybridization and termed as a Mendelism. और इन साइंटिस्टों की वजह से मेंडलिज्म नाम बना मेथड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन का. तो देखें, ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने वर्ल्ड वाइड आइडेंटिफिकेशन दिलाया. मेंडल के समय में इतना ज़्यादा जेनेटिक्स के बारे में कोई नहीं जानता था, तो उस समय इन्हें पॉपुलरिटी नहीं मिली, इनके रूल्स को कोई नहीं समझ पाया, क्योंकि इन्होंने नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून में छपवा दिया था. तो इनकी डेथ के 16 साल बाद इन 3 साइंटिस्टों ने, चार्ल्स कैनन, ह्यूगो डी विलिस एंड ट्रेजर मार्क ने रीडिस्कवर्ड किया मेथड ऑफ हाइब्रिडेशन और मेंडलिज्म कर दिया। तो देखें उन्होंने मेंडल ने उस समय 3 लॉ दिए थे जो इन 3 साइंटिस्टों ने
समझाएंगे। तो मेंडलिज्म में सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इस लॉ को हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसके बाद तीसरा लॉ दिया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसे डाइहाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं, डाइहाइब्रिड क्रॉस भी कहा जाता है। तो इस तरीके से मेंडल ने 3 लॉ दिए। इन 3 लॉ में फर्स्ट लॉ का ऑब्जेक्शन था जो बिकेम ऑब्जेक्टेड हुआ, और थर्ड लॉ का ऑब्जेक्शन था। सेकंड लॉ फुली एक्सेप्टेड हुआ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इसका कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। ऑब्जेक्शन हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो मैं लॉ ऑफ डोमिनेंस को आप लोगों को समझा देता हूँ। लॉ ऑफ डोमिनेंस देखो, लॉ ऑफ डोमिनेंस फर्स्ट लॉ। मेंडल ने क्या किया, हम देखें। मेंडल ने एक टॉल प्लांट और एक डॉर्फ प्लांट, मेंडल ने एक टॉल प्लांट और एक डॉर्फ प्लांट ले लिया। कैपिटल टी से इसको एक्सप्रेस किया, स्मॉल टी से इसको एक्सप्रेस किया। फिर इसके बाद हम देखें यहाँ इन्होंने इसका क्रॉस पॉलिनेशन कराया, और क्रॉस पॉलिनेशन करा के इन्होंने F1 जनरेशन तैयार की। तो देखें ये टॉल प्लांट थे, ये डॉर्फ प्लांट थे। तो क्रॉस पॉलिनेशन में एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर ट्रांसफर किया जाता है एंथर का। तो अगर हम देखें तो 50% कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर होते हैं। तो कैपिटल टी इसका भी 50% स्मॉल टी। तो ये बन गया F1 जनरेशन। अब ये जो F1 जनरेशन है ये हेट्रोजाइगस सुपीरियर था, हेट्रोजाइगस सुपीरियर। अब देखिए इसे हेट्रोजाइगस सुपीरियर क्यों कहा गया, क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी होने की वजह से ये नॉन आइडेंटिकल हो गए, तो इसलिए ये हेट्रोजाइगस है। और सुपीरियर इसलिए कहा गया, ये टॉल प्लांट है, ये डॉर्फ प्लांट है। तो दोनों के कैरेक्टर मिक्स हो जाने की वजह से यहाँ पर हम देख रहे हैं इस प्लांट की हाइट इससे, इस पेरेंट से तो कम है लेकिन इस पेरेंट से ज्यादा है। तो इसलिए F1 जनरेशन में कैरेक्टर जो दिखाई दिया टॉलनेस, ठीक। तो इसे हम डोमिनेंट कैरेक्टर कहेंगे। तो यहाँ लिख देंगे हम डोमिनेंट कैरेक्टर, डोमिनेंट कैरेक्टर इज टॉलनेस। तो डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा होता है, द कैरेक्टर विच अपीयर इन F1 जनरेशन इज कॉल्ड डोमिनेंट कैरेक्टर। और जो कैरेक्टर F1 में ना होकर F2 जनरेशन में अपीयर होगा उसे रिसेसिव कहेंगे। तो अब यहाँ पर रिसेसिव कैरेक्टर कौन सा हो गया, रिसेसिव कैरेक्टर हो गया डॉर्फनेस। तो इस तरीके से फर्स्ट लॉ कंप्लीट, जिसके अंदर हमने देखा कि यहाँ पर एक पेरेंट सुपीरियर और एक पेरेंट इंफीरियर, इनका क्रॉस कराया गया तो यहाँ पर ऑफस्प्रिंग हेट्रोजाइगस सुपीरियर आया। तो इसीलिए इसे हम लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। अब आता है सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो देखें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। इसी में आएगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देखें, सेकेंड लॉ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इसका नाम मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी करा है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्यों, मोनो मीन्स वन, हाइब्रिड का मतलब एक सुपीरियर एक इंफीरियर, पेरेंट का क्रॉस कराया जाएगा। तो देखें जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है सेकंड लॉ, वो फर्स्ट लॉ के आगे का प्रोसेस है। तो देखें यहाँ टॉल प्लांट, इसका क्रॉस करा दिया डॉर्फ प्लांट से, ठीक। डॉर्फ प्लांट से कैपिटल टी और स्मॉल टी इनका क्रॉस कराया। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये कराया था उन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन से। तो यहाँ हम लिख देंगे क्रॉस पॉलिनेशन, और ये हो गई यहाँ पर F1 जनरेशन। पहली पीढ़ी हेट्रोजाइगस सुपीरियर ऑफस्प्रिंग है, हेट्रोजाइगस सुपीरियर, ठीक। तो अब इसके बाद इन्होंने जो सेकंड लॉ है इसके लिए यहाँ फर्स्ट जनरेशन तो उन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन से कराई, इसके बाद इन्होंने सेल पॉलिनेशन कराया। तो सेल पॉलिनेशन का मतलब गैमीट कहीं बाहर से नहीं आ रहे हैं,
सेल पॉलिनेशन का मतलब गैमीट एक ही फ्लावर में एक एंथर से ट्रांसफर होकर उसी की ओवरी में ट्रांसफर हो रहा है। तो गैमीट कहीं बाहर से नहीं आ रहे, तो गैमीट कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो इसके दो साइड हो गए। एक हो गया पोलन ग्रेन का साइड जो कि हमने यहाँ दिखा दिया, और एक होगा यहाँ पर एक्स सेल का टाइप जो हमने यहाँ दिखा दिया। ठीक, तो अब हम यहाँ पर इनका क्रॉस कराएंगे। तो क्रॉस कराएंगे तो अब देखें क्रॉस कराने में यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कैपिटल टी, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर पहले कैपिटल टी और स्मॉल टी ही लिखा जाएगा, क्योंकि जेनेटिक्स का रूल है जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है उसे कैपिटल लेटर से एक्सप्रेस किया जाता है, और जो रिसेसिव कैरेक्टर होता है उसे स्मॉल से रखते हैं और कैपिटल लेटर हमेशा पहले लिखा जाता है। फिर इसकी से मल्टीप्लाई की तो ये, इसकी से मल्टीप्लाई की तो स्मॉल टी। ठीक, तो यहाँ आ गया F2 जनरेशन। तो अब इसे हम यहाँ पर दो रेशो हमें दिखाई दे रहे हैं, तो दो रेशो में एक आता है फिनोटिपिक रेशो, तो देखें फिनोटिपिक रेशो, और एक आता है जीनोटिपिक रेशो। तो फिनोटिपिक रेशो जो है वो है हम जब मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिफाई करते हैं, तो मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिफाई करेंगे तो उसे फिनोटिपिक कहेंगे, और जब हम जेनेटिक एक्सप्रेशन को देखते हैं तो उसे जीनोटिपिक कहते हैं। तो अब देखें अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इसको आइडेंटिफाई करो, तो कैपिटल टी प्योर टॉल है, सुपीरियर टॉल है, तो यहाँ टॉल लिख दिया जाएगा। ये कैसा है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी टॉल है लेकिन ये सुपीरियर टॉल नहीं है, ये मिक्स्ड टॉल है, तो टॉल को हम टॉल ही कहेंगे। ये टॉल है और ये प्योरली डॉर्फ है। ठीक, तो यहाँ हमने इसको डॉर्फ लिख दिया। तो अब फिनोटिपिक रेशो कौन से है, फिनोटिपिक रेशो है टॉल और डॉर्फ, टॉल एंड डॉर्फ। तो टॉल देखिए कितना आ रहा है 3 और डॉर्फ कितना आ रहा है 1, 3:1। तो अगर हम इसे परसेंटेज में बदले तो 75% is to 25%। इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि F1 जनरेशन हो या F2 जनरेशन हो, टॉल कैरेक्टर यानी जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है उसकी परसेंटेज यहाँ सबसे ज्यादा ही होती है। इसके साथ अगर हम देखें जीनोटिपिक रेशो, तो जीनोटिपिक रेशो में यहाँ पे जीन देखेंगे, जीनोटिपिक रेशो में यहाँ जीन देखेंगे तो जीन कौन से हैं, देखें जीन ये है कैपिटल टी एक्सप्रेशन, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब इसको अगर हम काउंट करें तो यहाँ आ रहा है 1, यहाँ कितने आ रहे हैं 2, और यहाँ कितना आ रहा है 1। तो 1:2:1 इज ए जीनोटिपिक रेशो एंड 3:1 इज ए फेनोटिपिक रेशो। ये हो गया सेकंड लॉ। तो अभी हमने फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, ये वाला लॉ आप समझे फुली एक्सेप्टेड है, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लॉ ऑफ डोमिनेंस का ऑब्जेक्शन था। अब थर्ड लॉ जो आएगा उसको हम देखेंगे। तो देखें, मैं समझता हूँ ये लॉ आपने समझ लिया। इसमें दो रेशो आ रहे हैं, फिनोटिपिक रेशो और जीनोटिपिक रेशो। फिनोटिपिक रेशो हमारा कितना आया 3:1, जीनोटिपिक आया 1:2:1। अब इस बात को भी समझे, इस लॉ के अंदर F1 जनरेशन जो है वो तो क्रॉस पॉलिनेशन से बनाई थी, और F2 जनरेशन जो है वो सेल पॉलिनेशन से बनाई है। तो हमने सेकंड लॉ भी देख लिया। थर्ड लॉ, अब हम देखेंगे थर्ड लॉ, इसे हम डाइहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो थर्ड लॉ को समझने के लिए देखें मेंडल ने क्या किया, ऐसे टॉल प्लांट ले लिए और इसका उल्टा हो गया डॉर्फ, ऐसे डॉर्फ प्लांट ले लिए जिसमें टॉल प्लांट में रेड फ्लावर आते थे, और इसमें डॉर्फ प्लांट के अंदर इसमें जो है वाइट फ्लावर आते थे। तो इस तरीके से डाइहाइब्रिड क्रॉस क्यों कहलाया, डाइहाइब्रिड क्रॉस कहलाने का कारण दो कैरेक्टर हैं। दो कैरेक्टर कौन कौन से हैं, एक तो हाइट है और एक कलर है। हाइट दो तरीके की है, टॉल और डॉर्फ, और कलर हम देख रहे हैं एक रेड और व्हाइट। तो मेंडल ने कैपिटल टी कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया, और इसको स्मॉल टी और स्मॉल आर। मतलब समझे, डोमिनेंट कैरेक्टर हमेशा कैपिटल लेटर से एक्सप्रेस होता है, और जो रिसेसिव कैरेक्टर होता है वो हमेशा स्मॉल लेटर से होता है। ये दोनों प्योरली रिसेसिव हैं इसलिए स्मॉल से लेके गए हैं, ये दोनों डोमिनेंट हैं इसलिए कैपिटल से लेके गए हैं। तो इनका क्रॉस पॉलिनेशन कराया फर्स्ट जनरेशन में, इसमें इन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन कराया। क्रॉस पॉलिनेशन कराने पर जो है देखेंगे कि 50-50% कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं। तो इसका 50 ये, इसका 50 ये, इसका 50 ये, इसका 50 ये, तो ये हो गया हमारा हेट्रोजाइगस सुपीरियर। जैसे पहले वाले लॉ में था हेट्रोजाइगस सुपीरियर, ये हेट्रोजाइगस सुपीरियर आ गया। F1 जनरेशन यहाँ पर हम देख रहे हैं क्रॉस पॉलिनेशन से बनके तैयार हो गई, और यहाँ हम लिख देंगे F1 जनरेशन। अब इसके बाद मेंडल ने क्या किया, इसी को हेट्रोजाइगस सुपीरियर जो थे इसको उन्होंने
उन्होंने सेल पॉलिनेशन कराया। तो देखें सेल पॉलिनेशन जब हम कराएंगे तो इसको इस तरीके से करना है। मैं बिल्कुल सिंपल तरीका आप लोगों को बता देता हूँ। इसकी मल्टीप्लाई की जाती है तो 2 बार तो यहाँ कैपिटल टी लिखने हैं और 2 बार यहाँ पर स्मॉल टी लिखने हैं, ठीक। फिर जो कैपिटल आर स्मॉल आर है, जैसे इस कैपिटल टी की इस कैपिटल आर से करेंगे तो यहाँ कैपिटल आर, इस कैपिटल टी की स्मॉल आर से करेंगे तो यहाँ लिख देंगे स्मॉल आर। ऐसे ही यहाँ पर ये स्मॉल टी है, इसकी मल्टीप्लाई कैपिटल आर से करेंगे तो कैपिटल आर, और इस स्मॉल टी की मल्टीप्लाई फिर स्मॉल आर से करेंगे तो यहाँ स्मॉल आर, ठीक है। तो आप इस तरीके से समझें इसको। इस कैपिटल टी की कैपिटल आर से मल्टीप्लाई की, ठीक, तो ये देखिए ये आ गया, ठीक। इस कैपिटल टी की फिर स्मॉल आर से मल्टीप्लाई की तो ये आ गया, ठीक। इसी तरीके से इस स्मॉल टी की कैपिटल आर से मल्टीप्लाई की तो देखिए ये आ गया, और इस स्मॉल टी की स्मॉल आर से मल्टीप्लाई की, स्मॉल आर से मल्टीप्लाई की तो ये आ गया। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं यहाँ पर सेल पॉलिनेशन से यहाँ पर हमने गैमीट बना लिया। अब ये जो है हम 8 लाइनें खींचेंगे अपनी कॉपी में, और हर एक लाइन जो है 2 लाइन की होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जीनोटिपिक और फिनोटिपिक हमें कैरेक्टर लिखने हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो आया, ये यहाँ हम देखते हैं इस तरीके से समझें, ये क्योंकि प्रोसेस अब जो आएगा सेल पॉलिनेशन से, तो ये आएगी F2 जनरेशन, F2 जनरेशन। और कौन सा प्रोसेस है ये? सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक, सेल्फ पॉलिनेशन। तो यहाँ पर गैमीट कहीं बाहर से नहीं आ रहे, यही है, तो कैपिटल टी कैपिटल आर लिख देंगे, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ कैपिटल टी स्मॉल आर लिख देंगे, स्मॉल टी कैपिटल आर लिख देंगे और स्मॉल टी स्मॉल आर लिख देंगे, ठीक। इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। इसकी मल्टीप्लाई इस पूरी लाइन से की जाएगी, 2 बार कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, 2 बार कैपिटल टी और स्मॉल आर, एक बार कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर लिख देंगे, बिल्कुल ऐसे ही कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक। अब इसकी जो स्मॉल टी कैपिटल आर है, इसकी मल्टीप्लाई इस पूरी लाइन से करेंगे, तो फिर वही ध्यान रखना है कि कैपिटल लेटर पहले लिखा जाएगा। तो देखें कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल टी स्मॉल आर। तो देखें इस तरीके से अब हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे। कैपिटल टी कैपिटल आर है तो 2 बार कैपिटल टी है, तो ये टॉल रेड हो गया। ये देखें टॉल पिंक हो गया, तो पिंक को हम व्हाइट तो कह नहीं सकते, तो रेड ही लिखा जाएगा, तो टॉल रेड। ऐसे ये मिक्स टॉल है और ये रेड है, फिर ये टॉल रेड, ठीक। अब देखो इसको आइडेंटिफाई करना है, ये टॉल रेड है, पिंक है ना, तो पिंक को यहाँ पर रेड लिखेंगे। टॉल, अब स्मॉल आर है तो क्या हो गया? व्हाइट, तो यहाँ लिख देंगे व्हाइट। इसी तरीके से ये टॉल और ये रेड हो गया, ये टॉल और ये व्हाइट हो गया, ठीक है। अब इसको आइडेंटिफाई करें तो ये टॉल और ये रेड हो गया, ये टॉल और ये भी रेड हो गया, क्योंकि रेड इसलिए कह रहे हैं पिंक है ना। ये स्मॉल टी है तो डॉर्फ और ये रेड हो गया, ये स्मॉल टी है तो डॉर्फ और ये रेड हो गया क्योंकि पिंक है। इसको आइडेंटिफाई करें, टॉल और ये रेड हो गया, ये टॉल मिक्स टॉल है और ये व्हाइट हो गया स्मॉल आर होने की वजह से। ये कैसा है देखें, डॉर्फ है और ये कैसा है, रेड है। और इसको आइडेंटिफाई करें, डॉर्फ और ये व्हाइट है, ठीक। तो अब यहाँ पर हमें 4 कॉम्बिनेशन मिलेंगे। ऐसे टॉल प्लांट जिसमें रेड फ्लावर आते हैं, ऐसे टॉल प्लांट जिसमें रेड फ्लावर आते हैं, यहाँ लिख देंगे। और ऐसे टॉल प्लांट जिसमें वाइट फ्लावर आते हो, यहाँ लिख देंगे। इसी तरीके से ऐसे डॉर्फ प्लांट जिसमें रेड फ्लावर आते हो, और ऐसे ही डॉर्फ प्लांट जिसमें वाइट फ्लावर आते हो, तो देखो इसको आइडेंटिफाई करना है, टॉल प्लांट विद रेड फ्लावर, इसे काउंट करना है। तो काउंट करने के लिए मैं टिक लगाऊंगा, आप लोगों को नहीं लगाना, ठीक। ऐसा ना हो कि एग्जाम में आप जो है टिक लगा के इसको कट कर दो तो खराब हो जाएगा। तो काउंट करते हैं,
टॉल प्लांट, यहाँ देखें रेशो अगर हमारा 9:3:3:1 आता है तो समझ लो ये बिल्कुल ठीक है, और अगर ये नहीं आया रेशो 9:3:3:1 तो ये कैलकुलेशन गलत है, कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, इस बात का ध्यान रखें। तो टॉल रेड काउंट कर रहे हैं, देखें टॉल रेड एक ये है, 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4 चारों ऊपर के टॉल रेड है। ये 5 हो गया, देखो 6 7 8 9 टॉल रेड, तो टॉल रेड के आगे लिख दें 9। अब देखें टॉल प्लांट विद वाइट, टॉल वाइट देखने हैं, तो टॉल वाइट देखें, देखो यहाँ कहीं कोई नहीं है टॉल वाइट, ये है पहला टॉल वाइट, दूसरा ये है टॉल वाइट, और थर्ड ये आ गया देखिए टॉल वाइट, ठीक। अब इसके बाद आता है डॉर्फ प्लांट विद रेड फ्लावर, देखें डॉर्फ रेड पास पास में है, 1 2 3, ये तीनों आ गए, ठीक। और बचा एक डॉर्फ वाइट, डॉर्फ वाइट देखिए ये आ गया। तो ये F2 जनरेशन रेशो आ गया 9:3:3:1। हम वैसे भी देखें तो यहाँ कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी 16 चैम्बर है। और अगर हम इसका प्लस करें 9 + 3 12 हो गया, 12 15 और एक 16, तो इस तरीके से रेशो आ गया 9:3:3:1। F2 जनरेशन हमने यहाँ निकाली। तो अब हमने यहाँ पर ये देखा कि लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसे हम डाइहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, इसमें जो रेशो आएगा वो 9:3:3:1 आएगा F2 जनरेशन में। तो अभी हमने थर्ड लॉ भी समझ लिया, अभी हम समझेंगे लॉ के ऑब्जेक्शन। तो पहले मैं आप लोगों को थर्ड लॉ का ऑब्जेक्शन बता देता हूँ। थर्ड लॉ का ऑब्जेक्शन अभी समझ लेते हैं, क्योंकि अभी हमारा ये लॉ समझा हुआ है।